नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी। भारतीय राजनीति के इतिहास में उत्तर प्रदेश का सिंहासन हमेशा से ही देश की दिशा तय करने वाला। 2014 हो या 2019 के ऐतिहासिक परिणाम, बीजेपी के लिए अब उनकी नजर 2027 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2029 के लोकसभा चुनाव पर भी। इस मिशन का दरअसल केंद्र बिंदु एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं में एक विचार भी दिखता है, एक रणनीति का हिस्सा भी दिखता है और एक संदेश भी समेटे हुए योगी आदित्यनाथ। 2017 में जब योगी मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ले रहे थे तो कई राजनीतिक पंडित उसे एक प्रयोग बताए। आज 7 साल बाद यह प्रयोग बीजेपी की सबसे सफल और अडिग राजनीति परिसंपत्ति में बदल चुका। सितंबर 2025 के नवीनतम सर्वे में इंडिया टुडे सी वोटर्स का मूड ऑफ नेशन में ये कहा गया कि योगी आदित्यनाथ का अप्रूवल रेटिंग रेट 36% हो गया, जो फरवरी 2025 में 35% से थोड़ा सा मामूली बढ़त दिखा। वे लगातार देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने। यूपी में उनकी लोकप्रियता 2025 के मिल्कीपुर के उपचुनाव में बीजेपी की शानदार सफलता से साबित, जहां बीजेपी ने सपा को 61,710 मतों से हराया। तो क्या वाकई योगी आदित्यनाथ मिशन 2027 का सबसे बड़ा चुनावी हथियार है? जातिवाद के आरोप, कानून व्यवस्था पर सेलेक्टिव एक्शन का अधूरा नैरेटिव, पार्टी के अंदर अंदरूनी दबदबा और विकल्पों की कमी जैसे कई सवाल उन्हें बोझ बना देंगे। इस वीडियो में हम आपको पॉइंट दर पॉइंट इसी नैरेटिव को सामने रखें। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जातिवाद के आरोप। और क्या जातिवाद का आरोप योगी पर भारी है या योगी जातिवाद के आरोप पर भारी है? दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति दशकों से मंडल और कमंडल के इर्द गिर्द घूमती है। जातीय समीकरणों की जटिल बिसात पर सरकारें बनी और उखड़ गई। योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसी जातिगत कल्चर को तोड़ने की। एक सर्वमान हिंदू राष्ट्रवादी समर सत्ता का नैरेटिव स्थापित करना उनका ध्येय भी था और उनका सियासी मकसद। उस पर जातिवाद का या पक्षपाती पार्टी होने का आरोप लगे, लेकिन चुनावी परिणाम बताते हैं कि ऐसा नैरेटिव विफल रहा। सबका साथ, सबका विकास का स्थायीकरण योगी सरकार ने केंद्र सरकार की इस नीति को जमीन पर सच में उतारा और आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लीजिए। 2017 से 2022 के बीच यूपी में 27.46 लाख से अधिक घर बना दिए गए, जिनमें एक बड़ा हिस्सा ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय को गया। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक आर्थिक बदलाव का प्रतीक। उज्ज्वला योजना 1.5 करोड़ से अधिक नए एलपीजी कनेक्शन लेकर आई, जिसमें महिलाएं, विशेषकर पिछड़े वर्ग की महिलाओं का जीवन बदल गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2.5 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में सीधे धनराशि पहुंच गई, जिसमें सभी जातियों के और खासतौर पर छोटी जातियां या छोटे किसान, सीमांत किसान, ये सभी इसमें शामिल। इन योजनाओं का लाभ जाति धर्म के भेद से परे सीधे आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थियों को, और इसने एक नया वोट बैंक बीजेपी के लिए बनाया जो जातिगत पहचान से ऊपर उठकर। अब चुनावी आंकड़ों की भी बात कर लें। चुनावी आंकड़ों के लिहाज से देखें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 39.67% वोट शेयर मिला, जो कि 1991 के बाद किसी भी पार्टी के लिए सबसे ऊंचा वोट शेयर। यह मंडल के खिलाफ कमंडल की नहीं, बल्कि विकास और सुरक्षा के सर्वमान्य एजेंडे की जीत। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में 80 में से 64 सीटें जीती। यह जीत मुस्लिम बाहुल इलाकों में भी थी, पूर्वांचल के उन पिछड़े इलाकों में भी थी जहां सभी क्षेत्र अलग अलग तरीके से व्याप्त है, सभी जातीय। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 41.29% वोट हासिल और उस वोट शेयर के साथ 255 सीटें भी हासिल। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें विपक्ष ने जातिगत जनगणना, इसके अलावा समाजवादी पार्टी का तमाम विपक्ष के छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन, जाति आधारित गठबंधन, ये मुद्दा बन गया। बीजेपी ने ओबीसी और एससी वोटों में सिग्निफिकेंट शेयर बरकरार रखते हुए जीत हासिल की। सीएसडीएस और लोक नीति के सर्वे के अनुसार बीजेपी को 60% उच्च जातियों का, 50% ओबीसी नॉन यादव जिसमें शामिल हैं, 44% दलित जिसमें नॉन जाटो शामिल हैं, और यहां तक कि 17% मुस्लिम वोट भी हासिल करने में सफलता मिली। और यादवों में भी समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत घटकर 47% ही रह गया।
अब बात 2024 के लोकसभा चुनाव की कर लें। बीजेपी को 33% वोट शेयर मिला, लेकिन 2025 के मिल्कीपुर चुनाव की अगर बात कर ले तो बीजेपी की जीत ने दिखा दिया कि योगी में अब भी दम है और योगी की अपील अभी भी बरकरार है। सीएसडीएस के जून 2025 के सर्वे में 55% ओबीसी वोटर ने कहा कि योगी की सरकार सबसे अच्छी है और उसने सबको बराबर मौका दिया, लेकिन 35% ने ठाकुरवाद का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ ने विकास और सुरक्षा पर एक नया जाति निरपेक्ष सामाजिक कोलिजन बनाया। जातिवाद के आरोप एक वर्ग तक सिमटे रहे और व्यापक जनसमूह ने इसे खारिज कर दिया। फिलहाल आंकड़े कहते हैं कि योगी सब पर भारी पड़। अब दूसरा मुद्दा, कानून व्यवस्था, और उसमें कहा जाता है कि सेलेक्टिव एक्शन हो रहा है। अब इसका अधूरा नैरेटिव ये कैसे है, ये हम आपको बता रहे हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सबसे आम आलोचना यह रही है कि वो कानून व्यवस्था को लेकर सेलेक्टिव या चुनिंदा, लेकिन केवल एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। ये बात सच है क्या? हालांकि आधिकारिक आंकड़े और जमीनी हकीकत एक अलग तरह की तस्वीर पेश करते हैं। एनसीआरबी की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार यूपी का क्राइम रेट 7.4% प्रति लाख आबादी रहा, जो राष्ट्रीय औसत 445.9 से कम है, लेकिन कुल केस 7,53,675 दर्ज। अब 2025 के प्रारंभिक आंकड़े को देख लीजिए, ये गिरावट के तौर पर डकैती में 72% कमी, हत्या में 16% कमी। यूपी पुलिस के वार्षिक रिपोर्ट भी बताती है कि 2017 के बाद बड़े अपराधों में बड़े व्यापक तौर पर गिरावट आई। अब डकैती की बात करते हैं। 2016 में 7,922 मामले सामने आए और 2022 में 2,245, यानी करीब 72% की कमी हो गई। 2024 में और 10% की गिरावट आई। हत्या के 2016 में जो मामले आए वो 4,889 थे, 2022 में घटकर 4,110, यानी 16% की कमी आ गई। और 2025 में तो ये घटकर 3,800 रह गए, जिनका अनुमान लगाया जाए। अब अपहरण की बात कर लें, 2016 में 5,740, 2022 में 2,514, यानी 56% की कमी। दंगे की बात कर लें, और दंगे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि दंगों ने उत्तर प्रदेश की सियासत को 2017 में समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंका था। 2016 में 803 सांप्रदायिक दंगे और 2022 में केवल 41, यानी 95% की कमी। 2024 में मात्र 25। यह आंकड़ा एक स्पष्ट संदेश देता है कि राज्य में भय का माहौल खत्म हुआ या कमतर हुआ। योगी सरकार ने अपराधियों और भूमाफियाओं, बिल्डर्स के खिलाफ बिना किसी भेदभाव की कार्रवाई की है, ऐसा सरकार का दावा। प्रमुख हिंदू नेताओं के अवैध निर्माण तक ध्वस्त हुए हैं, कई सारी घटनाक्रम इसकी बानी। और मुस्लिम माफियाओं के खिलाफ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। अतीक और मुख्तार की तस्वीरें तो आपने देखी हैं। 2017 से लेकर 2025 तक 222 माफिया इनकाउंटर में मारे, 8,118 घायल हो गए, 79,000 से ज्यादा क्रिमिनल्स गैंगस्टर एक्ट के तहत, 930 पर एनएसए, अवैध संपत्ति जब्ती 142 अरब की हुई, जो बहुत बड़ी मात्रा है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का दावा किया। एक एवरेज नागरिक के लिए यह आंकड़ा सेलेक्टिव एक्शन के नैरेटिव से कहीं ऊपर मायने रखता है। सी वोटर का सर्वे जून 2025 के सर्वे के लिए कहता है कि 62% यूपी वाले मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर यूपी में पहले से बेहतर हुआ है। अब सेलेक्टिव एक्शन वाले नैरेटिव पर भी बात करते हैं। एक शहरी इंग्लिश स्पीकिंग एलीट तक ये सीमित रहा। दरअसल राज्य के बहुसंख्यक मतदाताओं के लिए, जिन्हें अराजकता का एक पूरा व्यापक दौर देखने को मिला, कानून व्यवस्था में सुधार योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता है और आंकड़े भी इसी बात का समर्थन करते हैं, और वो मैंने आपको बताया। अब तीसरी बात करते हैं, संगठन बनाम सरकार। कई बार कहा गया सरकार बड़ी, कई बार कहा गया संगठन बड़ा। अब इसमें योगी फैक्टर का क्या दुर्दशा है? किसी भी राज्य में सत्ता में आने के बाद बीजेपी की एक बड़ी चुनौती सरकार और संगठन के बीच तालमेल की रहती। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने इस समीकरण को पूरी तरीके से तब्दील कर दिया। पारंपरिक रूप से बीजेपी का संगठन कई जगहों पर मजबूत रहा और उसे सरकार को निर्देशित किया, लेकिन योगी के मामले में ये डायनामिक्स उल्टा हो। दरअसल आज स्टेट बीजेपी यूनिट योगी आदित्यनाथ के एजेंडे और निर्देशों पर चलती है, उसके आसपास इर्द गिर्द दिखाई पड़ती है, और इसे कई कारण। योगी बीजेपी के किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल लीडर से कहीं अधिक लोकप्रिय। पार्टी में उनकी लोकप्रियता कितनी व्यापक है मुझे बताने की जरूरत है। दरअसल पार्टी यूपी में उन्हीं की रीढ़ पर खड़ी हुई दिखाई पड़ती, न कि इसके विपरीत।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बाद योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से लोकप्रिय, और दरअसल दोनों का योगी पर पूरा भरोसा और समर्थन कई मौकों पर दिखाई पड़ा। कई बार खटपट की भी खबरें आई हैं, लेकिन वो नैरेटिव मुलाकातों के बाद तोड़े गए। यूपी में फेस और सुपर सीएम योगी आदित्यनाथ को ही माना जाता है। एक दौर था जब सुनील बंसल को सुपर सीएम माना जाता था, लेकिन उनके दिल्ली जाने के बाद तस्वीर बदल गई। दरअसल संगठन के भीतर किसी भी असंतोष को इफेक्टिवली खत्म कर देने वाली चीजें होती है सरकार के नेतृत्व का असर, और वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ दिखाई पड़ा। जुलाई 2025 में बीजेपी की मेंबरशिप ड्राइव में 2 करोड़ नए सदस्य बने, और 60% इसमें से योगी इफेक्ट की वजह से बने हैं। क्यों? क्योंकि उनकी चॉइस में जो बात लिखी थी वो लिखा गया था कि योगी आदित्यनाथ उनको सबसे प्रिय है। दरअसल योगी सिर्फ एक प्रशासनिक चेहरा नहीं है, वो एक मठ के महंत हैं, गोरखपुर के सांसद रहे हैं, हिंदू युवा वाहिनी के संरक्षक रहे हैं, और उनकी इसके अलावा कई पहचान, और ये कोई दोहरी पहचान नहीं है। एक मजबूत प्रशासक, एक अटल वैचारिक नेता, उन्हें संगठन के भीतर एक अद्वितीय वैधता देती और अथॉरिटी प्रदान करती है कि वो फैसले लें, विचार रखें, और शायद इसीलिए वो विचार रख पाते हैं कि बटोगे तो कटोगे। कोई भी संगठनात्मक नेता उन पर अपने वैचारिक कमजोरीकरण का आरोप नहीं लगा सकता। ऐसे में निष्कर्ष निकलता है कि बीजेपी के भीतर संगठन बनाम सरकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट, कम से कम उत्तर प्रदेश, क्योंकि योगी ने दोनों ही अपने अंदर समाहित किया, क्योंकि योगी दोनों ही हैं। ये संगठन की सबसे बड़ी ताकत है और सरकार के अनडिस्प्यूटेड लीडर। यह एकीकृत लीडरशिप मिशन 2027 के लिए उन्हें एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज बताती है। ये पॉलिसी पैरालिसिस और इंटरनल सबोटाज की संभावनाओं को पूरी तरीके से खत्म कर देती है। यूपी में बीजेपी के पास क्या योगी से बड़ा भी कोई राजनीतिक विकल्प है? होता तो शायद 22 के चुनाव से पहले या 24 के लोकसभा के चुनाव के बाद बदलाव न हो गया होता। योगी बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी शक्ति। अब कांग्रेस पार्टी यूपी में लगभग खत्म हो गई, 5% के आसपास उसका वोट बैंक है। अखिलेश यादव विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, उनके पास ओबीसी जातियों का एक बड़ा आधार है, अल्पसंख्यक उनको लगातार वोट कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जीत इंडिया गठबंधन को हासिल हुई है। लेकिन मायावती की पार्टी बीएसपी लोकसभा के चुनाव में लगातार फेल हो रही है। 2019 के चुनाव में वो अखिलेश यादव के साथ मिलकर तो दहाई का आंकड़ा छू पाए, लेकिन अकेले जब चुनाव लड़े तो आंकड़ा 0 हो। अब जब बात योगी आदित्यनाथ के लीडरशिप और उनके विकल्प को लेकर के करते हैं, तो कुछ आंकड़े ये दिखाते हैं कि कैसे योगी ने न सिर्फ अपने जहां पर प्रचार किया, देश भर में जहां प्रचार किया, वहां आंकड़े क्या है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि किस तरीके से योगी ने गोरखपुर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में विपरीत परिणाम होने के बावजूद लगभग सभी सीटें जीता। अब 2017 और 2022 का आंकड़ा कहता है कि बीजेपी का चुनाव प्रचार पूरी तरीके से मोदी योगी के इर्द गिर्द घूमता रहा। कैंडिडेट्स ने अपनी कैंपेन मटेरियल पर योगी की तस्वीरें प्रोमिनेंटली डिस्प्ले की, जो ये दर्शाती हैं कि एक मुख्यमंत्री से वो कहीं अधिक। एक स्टेट वाइड वोट कैचर है। एबीपी सी वोटर पोल अगस्त 2025 कहता है कि 68% बीजेपी वोटर्स योगी को सीएम चाहते हैं। ऐसे में यह दर्शाता है कि बीजेपी में योगी के बराबर कोई अन्य लीडर है ही नहीं। केशव प्रसाद मौर्य एक स्ट्रॉन्ग ओबीसी लीडर है, लेकिन उनकी मास अपील अभी लिमिटेड। दिनेश शर्मा या भूपेंद्र चौधरी जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स जरूर पार्टी के पास हैं, लेकिन उनकी मास अपील। योगी में एक यूनिक कॉम्बिनेशन, एक रिलीजियस आइकॉन और एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर और एक करिश्माई वक्ता। दरअसल योगी आदित्यनाथ 2027 में बीजेपी का सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्शन फैक्टर। उन्होंने जाति के नैरेटिव को पूरी तरीके से ध्वस्त किया और हिंदू वोट बैंक को एकजुट कर दिया। कानून व्यवस्था को एक मजबूत राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल किया, जिनमें पिछली सरकारें विफल हो गई, यहां तक कि मायावती जैसी सख्त प्रशासक की सरकार, और जनता इसकी सराहना करती है। भले ही इलीट इसे क्रिटिसाइज कर रहे हों, लेकिन सबसे बढ़कर वे अपरिहार्य भी मानते हैं। बीजेपी के पास उनसे बेहतर कोई विकल्प दिखाई नहीं पड़ता और इंडिया टुडे के मुख्यमंत्रियों के सर्वे में वो लगातार इसीलिए शीर्ष पर। योगी आदित्यनाथ का कद और प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जो 2027 में बीजेपी के लिए बड़ी चुनावी संभावनाएं दी। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार।